So welcome to y.mgmt equity. So in our previous class we have studied काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी, जहाँ पे हमने क्या देखा था? हमने डिफरेंट इलास्टिसिटी के काइंड्स देखे थे, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? परफेक्टली इलास्टिक और इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, हाईली इलास्टिक, लेस इलास्टिक और यूनिटरी मेथड, हमने यूनिटरी इलास्टिक, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को अफेक्ट करती हैं। मतलब कि देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में हमने काइंड्स पढ़े थे और उसके पहले वाले वीडियो में मैंने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बताया था। ठीक है, एंड देन मैंने काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी बताया, एंड उसके बाद आज की क्लास में हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी सप्लाई की इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं। मतलब किस किस केस में कौन से, जैसे कि मान लीजिए नेचर ऑफ गुड्स के बेसिस पे अगर आप देखिए तो कुछ गुड्स पेरिशेबल होते हैं, कुछ ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, तो उन केसेस में हमारी सप्लाई कैसी होती है, मतलब ज़्यादा इलास्टिक होती है, कम इलास्टिक होती है, इन इलास्टिक होती है या फिर परफेक्टली इलास्टिक होती है। ये सब चीज़ें हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज की क्लास में मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ 6 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दिए हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के, जहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ कमोडिटी, सेकंड पॉइंट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, थर्ड पॉइंट है हमारा टाइम पीरियड, फोर्थ है हमारा टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, फिफ्थ है नेचर ऑफ इनपुट, सिक्स्थ है हमारा टाइम पीरियड एंड सप्लाई। ये 6 पॉइंट के बेसिस पे मैं आपको ये चीज़ बताऊँगी कि ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये किस तरीके से हमारी सप्लाई की इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कमोडिटी की नेचर के बेस पे किस तरीके से हमारी इलास्टिसिटी डिफाइन की जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा कम होता है तो कैसा सिचुएशन क्या रहता है सप्लाई का, हाईली इलास्टिक रहती है, लेस इलास्टिक रहती है या फिर बिल्कुल ही नहीं रहता है। तो ये सब चीज़ें मैं 1 बाय 1 करके आपको अच्छे से आज एक्सप्लेन करूँगी। सो हम लोग फर्स्ट देखते हैं नेचर ऑफ कमोडिटी के बेसिस पे हमारी सप्लाई की इलास्टिसिटी कैसी रहती है। देखिए, बेसिकली कमोडिटी का अगर आप नेचर देखिए तो कमोडिटी 2 तरीके की होती है। एक हमारी पेरिशेबल गुड्स होते हैं, मतलब या फिर पेरिशेबल कमोडिटी भी आप कह सकते हैं, और इसको आप नॉन ड्यूरेबल गुड्स और नॉन ड्यूरेबल कमोडिटीज भी कह सकते हैं। ठीक, दूसरा हमारा क्या होता है? दूसरा हमारा ड्यूरेबल गुड्स होता है। ड्यूरेबल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो लंबे समय तक जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बेसिकली मैं आपको ये चीज़ बताऊं तो मैं नॉर्मली आपको ये बता रही हूँ कि हमारी पेरिशेबल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, जिनका सप्लाई हम लोग पोस्टपोन नहीं कर सकते। पोस्टपोन करने का मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए आप वेजिटेबल सेलर हो, ठीक है, वेजिटेबल सेलर हो, और आपको अभी के टाइम में आपकी वेजिटेबल की जो प्राइस है मार्केट में वो बहुत कम मिल रही है, तो आप ये चीज़ नहीं कर सकते कि ठीक है, अगर आज प्राइस आपको वेजिटेबल की अच्छी खासी नहीं मिल रही है तो आप इसका सप्लाई कल कर देंगे मार्केट में या फिर परसों कर दोगे। ऐसे नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे जो गुड्स का नेचर है वो पेरिशेबल नेचर का गुड है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए फर्स्ट चीज़ तो हमारा ये है, पहली चीज़ तो हमारी ये है कि प्राइस के कम होने की वजह से हम लोग अपने सप्लाई के, मतलब कोई भी सेलर है वो अपने पेरिशेबल गुड्स की सप्लाई को पोस्टपोन नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी गुड्स का नेचर क्या है? पेरिशेबल है, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ हमारी क्या है? देखिए, फर्स्ट केस तो हमारा ये था कि प्राइस के डिक्रीज़ होने की वजह से हम अपने पेरिशेबल नेचर के गुड की सप्लाई को पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। और दूसरा हमारा केस ये है कि अचानक से अगर पेरिशेबल गुड्स की डिमांड अगर इंक्रीज़ हो जा रही है तो डिमांड के इंक्रीज़ होने के साथ हम सप्लाई को, मतलब हमारे सेलर पेरिशेबल गुड्स की सप्लाई को इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर ड्यूरेबल गुड्स में अगर आप देखिए तो ड्यूरेबल गुड्स की जो सप्लाई होती है वो क्या होती है? इलास्टिक होती है। क्यों इलास्टिक होती है? क्योंकि इसको हम लोग कुछ समय तक यूज़ कर सकते हैं या फिर इसकी सप्लाई को हम लोग पोस्टपोन कर सकते हैं। सपोज़ मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, उसकी प्राइस अगर आज मार्केट में बहुत अच्छी नहीं मिल रही है, पर हमने ये एस्टिमेट किया, ये देखा, ये फोरकास्ट किया कि हाँ 6 महीने बाद इसकी प्राइस अच्छी मिलेगी, तो हम उसको 5 महीने 6 महीने बाद उसको सेल करेंगे। यहाँ पर कोई ख़राब होने की तो कोई चांसेस है नहीं कि वो चीज़ें रोटन हो जाएगी या फिर ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं और जिनका प्राइस के कम या ज़्यादा होने की वजह से उसकी सप्लाई पे हम लोग इफेक्ट डाल सकते हैं। मतलब जैसे कमोडिटी की प्राइस ज़्यादा है तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई कर दो, कमोडिटी की प्राइस कम हुई तो अभी गुड्स को वो होल्ड करके रख लो, और जब प्राइस उसकी ज़्यादा होगी तब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे, उसका सप्लाई हम लोग कर देंगे। ठीक है, या फिर मान लीजिए कि जैसे डिमांड इंक्रीज़ हुई, किसी चीज़ की डिमांड, जैसे कोई चीज़ मार्केट में जब आती है नहीं तो उसकी डिमांड इंक्रीज़ होती है तो वहाँ पे सप्लाई किया जा सकता है। वहाँ पे इस केस में, ड्यूरेबल गुड्स के केस में ना पोस्टपोन करना भी बहुत आसान है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आप गुड्स की सेल को पोस्टपोन करके नेक्स्ट डे भी आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे गुड्स का नेचर आपका ड्यूरेबल नेचर का है। ठीक है, आज वाले से उसके साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, अगर आपकी डिमांड वगैरह इंक्रीज़ हो रही है तो उसके हिसाब से आप गुड्स की सप्लाई कर सकते हैं। बट पेरिशेबल नेचर के गुड्स में ये चीज़ नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे गुड्स नेचर के बेसिस पे हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया है। ठीक है, तो नेचर के बेसिस पे अगर आप देखें तो पेरिशेबल गुड्स की जो सप्लाई होती है वो इनइलास्टिक होती है। मतलब डिमांड के बढ़ने या डिमांड के घट, जैसे मान लीजिए डिमांड इंक्रीज़ हुई तो डिमांड के बढ़ते ही हम लोग गुड्स की सप्लाई को इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्राइस अगर कम हो गई तो हम इसका
सप्लाई का इसका पोस्टपोन हम इसको नहीं कर सकते, इसकी सप्लाई को पोस्टपोन हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी क्या होती है, जो पेरिशेबल गुड्स होती है वो इनइलास्टिक होती है, एंड जो हमारे ड्यूरेबल गुड्स होती है इनकी सप्लाई इलास्टिक होती है। आज ना बेच के हम इसको कल भी बेच सकते हैं। हमारी किसी कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज़ हो गई तो हम उसकी सप्लाई भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, डिफरेंशिएशन नेचर के बेसिस पे। अब मैं इसको अच्छे से पढ़ के आपको समझा देती हूँ आपको। तो बेसिकली यहाँ पे लिखा वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया। सो हम लोग पढ़ते हैं, कमोडिटीज़ कैन बी क्लासिफाइड एज पेरिशेबल गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स। देखिए कमोडिटी किस तरीके से क्लासिफाई की जाती है, डिफरेंशिएट की जाती है पेरिशेबल एज वेल एज ड्यूरेबल गुड्स के। अब पेरिशेबल गुड्स के बारे में अगर आप देखिए तो पेरिशेबल गुड्स को हम लोग नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी कह सकते हैं। और इन इलास्टिक, ये क्या होती है, नेचर में इन इलास्टिक होती है, मतलब कि इनकी सप्लाई को अचानक से हम लोग इंक्रीज, डिक्रीज या पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट पोस्टपोन द सप्लाई एज वेल एज इंक्रीज द सप्लाई। देखिए जो चीज़ मैंने आपको बताया ना कि वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि ना ही हम इनकी सप्लाई को पोस्टपोन कर सकते हैं, ना ही इनकी सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं। व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी विल इंक्रीज द प्राइस जो होता है कमोडिटी की, अगर इंक्रीज भी अगर होती है तो भी हम लोग इसकी सप्लाई को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिया गया है, क्या मैंने लिया, वेजिटेबल है, फ्रूट्स है। आप मिल्क का एग्जांपल आप ले सकते हैं, आप ब्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारी क्या होती है, पेरिशेबल नेचर के गुड्स होते हैं। वही अगर आप ड्यूरेबल गुड्स में देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा है कि दे आर इलास्टिक। ये क्या होते हैं, इनकी सप्लाई क्या होती है, इलास्टिक होती है। बिकॉज वी कैन पोस्टपोन द सप्लाई ऑफ कमोडिटी। यहाँ पे कमोडिटी की सप्लाई को पोस्टपोन किया जा सकता है क्योंकि ये ड्यूरेबल नेचर के गुड होते हैं। एज वेल एज इंक्रीज द सप्लाई को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे ही हमारी कमोडिटी की प्राइस अगर इंक्रीज़ हो रही है तो हम लोग सप्लाई को भी क्या कर सकते हैं, उस कमोडिटी की इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का। इलेक्ट्रॉनिक आइटम हमारे ड्यूरेबल गुड्स है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई फ़ोन खरीदा तो आपका फ़ोन तो ऐसा होता नहीं है ना कि अभी चला उसके बाद ख़राब हो गया। ठीक है, अब घर में आप बल्ब लगाते हैं, आपका बल्ब क्या होता है, 2 दिन में ख़राब हो जाता है, नहीं मतलब कुछ टाइम चलता है ना, वो ड्यूरेबल है, कुछ अच्छे खासे ड्यूरेशन तक वो चलता है, यूज़ आप उसको करते हो। तो ये हमारे क्या क्लासिफिकेशन थी, किसके बेसिस पे हमने बताया, नेचर ऑफ कमोडिटी के बेसिस पे हमने बताया कि ये हमारी सप्लाई की इलास्टिसिटी को किस तरीके से अफेक्ट करता है। पेरिशेबल गुड्स हमारा क्या होता है, इन इलास्टिक होता है उसकी सप्लाई, और ड्यूरेबल गुड्स की सप्लाई हमारी इलास्टिक होती है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। अब हम सेकेंड पॉइंट देखेंगे, तो सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। अब यहाँ पे देखिए क्या चीज़ बताया गया है कि किसी भी, जैसे मान लीजिए कि किसी भी कमोडिटी की जो प्रोडक्शन की जा रही है, ठीक है, अगर मान लीजिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या, प्रोडक्शन करने का जो खर्चा है, ठीक, प्रोडक्शन करने का खर्चा, जैसे कि आप लेबर को पे कर रहे हो, ठीक है, आप जैसे कोई फैक्ट्री आपने रेंट पे लेकर रखी है, आप उसका पेमेंट कर रहे हो, वेयर हाउस में आप अपने जो फिनिश गुड्स होते हैं उसको आप स्टोर करते हैं तो उसका भी रेंट आप पे कर रहे हैं। मान लीजिए कि किसी भी तरीके से जैसे रॉ मटेरियल की भी प्राइस अगर इंक्रीज़ हो जा रही है तो यहाँ पे वो भी ले सकते हैं। इन सब चीज़ों को मिला के प्रोडक्शन करने में जितने भी आपके खर्चे लग रहे हैं ना, अगर मान लीजिए कि वो खर्चा बढ़ जा रहा है तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आपकी जो प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी वो भी बढ़ेगी, क्योंकि आपने भाई साहब आपका अगर खर्चा अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो आपकी जाहिर सी बात है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट भी, प्रोडक्ट की जो प्राइस आप रखेंगे वो भी तो आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी ना। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए प्रोडक्शन कॉस्ट अगर आपका इंक्रीज़ हो जा रहा है तो आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी, वहाँ इनइलास्टिक हो जाएगी। क्यों, प्रोडक्शन कॉस्ट जैसे आपका इंक्रीज़ होगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, प्रोडक्शन करना कम कर देंगे। अब प्रोडक्शन करना जैसे ही फर्म कम करेगी वैसे ही उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, इनइलास्टिक हो जाएगी। तो यहाँ पे आप रिलेट करके देखिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका बढ़ा, यानी कि आपका प्रोडक्शन करने का खर्चा अगर बढ़ गया, आपको अपने लेबर को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, रॉ मटेरियल आपकी महंगी हो गई है, आपको फैक्ट्री का रेंट भी बढ़ा दिया गया, वेयर हाउसिंग का आपका खर्चा बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर आपका इंक्रीज़ हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारी फर्म की जो प्रोडक्शन होगा वो कम हो जाएगा, और प्रोडक्शन अगर कम होगा तो हमारी सप्लाई क्या होगी, वो इनइलास्टिक हो जाएगी। वैसे ही अगर किसी भी कमोडिटी है, किसी भी कमोडिटी का अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर गिर जा रहा है, मतलब कम हो जा रहा है उसका, तो ऐसे केस में क्या होगा कि फर्म सोचेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन इस टाइम पीरियड में कर लिया जाए। क्योंकि इस समय उनके जो चार्जेस हैं, जो फीस जो लग रही है, जैसे कि आप रेंट पे कर रहे हैं, रेंट भी आपको कम देना पड़ा है, आपको सस्ते में रॉ मटेरियल्स मिल जा रहे हैं, लेबर को भी कम देना पड़ रहा है। तो जैसे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी ना, आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी का प्रोडक्शन करें। मतलब फर्म क्या करेगी, फर्म चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी का प्रोडक्शन करें। इसी वजह से यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो भाई सप्लाई भी ज़्यादा ही करेगी ना मार्केट में। कोई भी चीज़ बना के होल्ड करके तो इस वेयर हाउस में रखेंगे नहीं, जाहिर सी बात है कि उसका प्रोडक्शन अगर करेंगे तो उसको सप्लाई भी मार्केट में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब कम होती है तो सप्लाई क्या हो जाती है, हमारी इलास्टिक हो जाती है। देखिए अगर आप इस मेन पॉइंट को याद रखेंगे ना कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो हमारी सप्लाई इलास्टिक होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम होती है तो हमारी सप्लाई क्या होती है, इलास्टिक होती है। तो इसकी वजह से आप क्या कर पाएंगे, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को आप याद कर पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जैसे इंक्रीज़ हुई
प्रोडक्शन क्या हुआ, कम हो गया। अब आप खुद कॉमन सेंस से सोचिए कि जैसे मान लीजिए मैं सेलर हूँ, ठीक है, और मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो कमोडिटी मैं बनाती हूँ उसकी बढ़ गई है, ठीक, तो मैं क्या करूँगी, अब मैं ज़्यादा बनाऊँगी ही नहीं, क्योंकि भाई मेरे पास उतने खर्चे ही नहीं है पे करने के लिए। अब जाहिर सी बात है कि अगर मैं प्रोडक्शन ज़्यादा कर ही नहीं पा रही हूँ तो मैं सप्लाई भी तो मार्केट में नहीं कर पाऊँगी ना। तो ऐसे आप अगर रिलेट करके अगर याद रखेंगे ना तो आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से याद रहेंगे। तो देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बेसिकली यही चीज़ है। अब हम लोग इसको पढ़ के देखते हैं। इफ़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है, will fall and the supply will inelastic. if cost of production, देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर आपका क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, खर्चा आपका क्या हुआ, प्रोडक्शन कॉस्ट अगर बढ़ जाता है तो आपकी कमोडिटी की जो प्रोडक्शन होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी। आप प्रोडक्शन करना कम कर देंगे और जिसकी वजह से आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी, इनइलास्टिक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप मार्केट में सप्लाई करना भी कम कर देंगे। वही देखिए मैंने यहाँ पे सिंपल फॉर्म में बता दिया है, जो चीज़ मैंने यहाँ पे पूरी पैरा में लिख के दिया है उसको मैंने सिंपल फॉर्म में लिख दिया। सेकेंडली आप देखिए कि इफ़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल डिक्रीज, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर आपकी डिक्रीज हो जाती है, गिर जाती है, द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी विल राइज, तो यहाँ पे कमोडिटी की प्रोडक्शन क्या होगी, राइज हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका बनाने का जब खर्चा कम लग रहा है तो फर्म तो यही सोचेगी ना भाई ज़्यादा से ज़्यादा बना लो इस पीरियड में। ठीक है, अगर उनके गुड्स ड्यूरेबल नेचर के हैं तो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करके अपना स्टोर करके रख लेंगे और मार्केट में जैसे जैसे डिमांड आएगी ना वैसे वैसे वो मार्केट में सप्लाई करेंगे। तो इनकी सप्लाई क्या होती है, इनइलास्टिक होती है नेचर में। इनकी सप्लाई क्या होती है, इनकी सप्लाई का नेचर इनइलास्टिक होता है। ठीक, तो यहाँ पे उसी को मैंने सिंपल फॉर्म में लिख के दिया है। तो ये हमारा क्या था, सेकंड पॉइंट था। अब मैं थर्ड पॉइंट आपको बताऊंगी। थर्ड पॉइंट में हमारा क्या है, टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड में हम लोग दो पीरियड पढ़ेंगे, शॉर्ट रन पढ़ेंगे, लॉन्ग रन पढ़ेंगे। देखिए शॉर्ट रन में क्या होते हैं, बेसिकली मैं आपको बता दूं, शॉर्ट रन में हमारे सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स जो होते हैं ना बस वही चेंज हो पाते हैं। तो शॉर्ट रन में क्या होता है, शॉर्ट रन में बस हम लोग वेरिएबल फैक्टर्स को ही चेंज कर सकते हैं। और वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स में हम दो चीज़ को इंक्लूड करते हैं, रॉ मटेरियल एज वेल एज लेबर को। ठीक है, तो शॉर्ट रन में बस इन्हीं दो चीज़ों को हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे रॉ मटेरियल हम लोग परचेज करके ला सकते हैं, लेबर को हम लोग और ला सकते हैं। जैसे रॉ मटेरियल किसी फॉर्म में बहुत ज़्यादा है और हमें लेबर की ज़रूरत है तो हम लोग लेबर को ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी सप्लाई होती है वो लेस इलास्टिक होती है। क्योंकि अगर आप देखिए जैसे मान लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए कमोडिटी की प्राइस अगर इंक्रीज़ हो जाती है तो ऐसे केस में फर्म हमारी क्या सोचती है, फर्म सोचती है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग प्रोडक्शन करके अगर सप्लाई करें तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन शॉर्ट रन में आप देखिए यहाँ पे हम लोग बहुत लिमिटेड चीज़ों को ही चेंज कर पा रहे हैं हम। ठीक है, हर चीज़ को नहीं चेंज कर पा रहे। अब जैसे आप टेक्निक को नहीं चेंज कर देंगे, जैसे कि आपके पास टेक्निक है, आपका प्रोडक्शन करने का जो टेक्निक है वो आसान है, ठीक है, तो आप ऐसे केस में फटाफट प्रोड्यूस कर लेंगे। बट आप सोचते हैं कि नहीं, अगर प्रोडक्शन की टेक्निक अगर हम लोग चेंज कर पाए ना तो हम लोग कमोडिटी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो अगर ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो सेल भी, सप्लाई भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन जो हमारी जो टेक्निक है ना वो शॉर्ट रन में चेंज ही नहीं हो सकती है, ये लॉन्ग रन में चेंज हो सकती है। तो वही चीज़ है कि शॉर्ट रन में क्या होता है, जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे जो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं सिर्फ उन्हीं में ही हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पे जो हमारी सप्लाई होती है वो लेस इलास्टिक सप्लाई होती है। ओके, वैसे अगर लॉन्ग रन में आप देखिए तो लॉन्ग रन का पीरियड तो इतना ज़्यादा लंबा होता है, इतना ज़्यादा लंबा होता है कि आप प्रोडक्शन करने की टेक्निक, आप मेथड, रॉ मटेरियल, लेबर, या यहाँ तक कि आप दूसरी फैक्ट्री भी अगर सोचें कि स्टार्ट कर दें इसे प्रोडक्शन करने की, दूसरी फैक्ट्री भी अगर आप सोचें कि स्टार्ट कर दें, हमारी जो कमोडिटी है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है और मैं सोच रही हूँ कि हम जो यहाँ पर प्रोडक्शन करते हैं हमारे पास जगह बहुत कम अगर है तो मैंने सोचा कि चलो एक और फैक्ट्री हम स्टार्ट कर देते हैं जहाँ पर हम अपना प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ भी हम लोग कर सकते हैं लॉन्ग रन में, क्योंकि यहाँ पे सारे फैक्टर्स से प्रोडक्शन को चेंज करने का हमारे पास एक्सेस हो जाता है, आराम से हम लोग कर सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पे क्या है कि जैसे ही हमारी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज़ हुई, फर्म्स लग जाती हैं अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को और इन्हांस करने में, सो डैट कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई वो मार्केट में कर सकें। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। अब ये ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 का मीनिंग मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था बहुत अच्छे से। ठीक है, तो अब हम लोग इसको पढ़ के मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसमें क्या लिखा है। तो यहाँ पे अगर मैं आपका पढ़ के अगर आपको मैं एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे लिखा है शॉर्ट रन में, इन शॉर्ट रन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन नॉट बी चेंज। सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे क्या है, चेंज नहीं किए जा सकते हैं। ओनली जो हमारे वेरिएबल फैक्टर्स है बस इसी को ही हम लोग चेंज कर सकते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल्स है एंड लेबर है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे जो हमारी सप्लाई होती है वो लेस इलास्टिक होती है। और लेस इलास्टिक सप्लाई को पूरा कंप्लीट मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया था वो अपने लास्ट वीडियो में दिया था, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो लेस इलास्टिक सप्लाई को लिखा कैसे जाता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ स्मॉलर देन लेसर देन 1। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। लॉन्ग रन में अगर आप देखिए तो लॉन्ग रन भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ यहाँ क्या लिखा है। इन लॉन्ग रन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी चेंज, लाइक मेथड ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के मेथड हम लोग चेंज कर सकते हैं, हम टेक्नोलॉजी जो यूज़ कर रहे हैं वो चेंज कर सकते हैं, हम लेबर को घटा बढ़ा सकते हैं, एक्सेट्रा। बाई चेंजिंग ऑल दिस प्रोडक्शन विल बी चेंज। अगर इन सब चीज़ों को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन की जो क्वांटिटी है ना उसको हम लोग और इंक्रीज़ कर सकते हैं। और जैसे ही हमारी प्रोडक्शन की क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी
वैसे ही हमारी सप्लाई भी क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है? तो यहाँ पे जो हमारी सप्लाई होती है वो मोर इलास्टिक होती है, ज़्यादा इलास्टिक होती है, ज़्यादा लचीली होती है। प्राइस के इंक्रीज़ होने की वजह से हम लोग सडनली अपने अपने सप्लाई को, अपनी कमोडिटी की सप्लाई को इंक्रीज़ कर सकते हैं, और इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, मोर इलास्टिक सप्लाई को हम लोग लिखते कैसे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1, इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। अब इन सब चीज़ों का एक्सप्लेनेशन मैंने लास्ट वीडियो में आपको अच्छे से बताया है, तो आप उसको देख लीजिएगा जाकर। 4th पॉइंट है हमारा टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। तो 4th पॉइंट में हम जब टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट हमारा है सिंपल टेक्निक और सेकंड है हमारा कॉम्प्लेक्स टेक्निक। देखिए, अगर प्रोडक्शन करने की जो आपकी टेक्निक है अगर सिंपल है तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो सप्लाई होगी वो इलास्टिक होगी। क्यों? जैसे मान लीजिए कि किसी भी कमोडिटी की अगर प्राइस इंक्रीज़ होती है, ठीक है, कमोडिटी की अगर प्राइस इंक्रीज़ होती है तो उस वक्त फर्म हमारी क्या सोचेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे और ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करे मार्केट में। ठीक है? अगर टेक्नीक प्रोडक्शन करने की टेक्नीक अगर सिंपल होगी, ठीक है? गुड्स को बनाने की जो टेक्नीक होगी वो हमारी सिंपल होगी, तो गुड्स क्या होंगे, हमारी फटाफट बन जाएँगे, और फटाफट बनेगा तो हमारी सप्लाई भी फटाफट हो जाएगी, है कि नहीं? तो इसी वजह से कहा गया है कि यहाँ पे जो सप्लाई होती है वो इलास्टिक होती है। क्यों? क्योंकि प्रोसेस को कंप्लीट होने में बहुत कम टाइम लगता है। फटाफट अगर सारे प्रोसेस कंप्लीट होते जाएँगे, ठीक है? सिंपल टेक्निक हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत आसानी से हमारे गुड्स तैयार हो जाते हैं बहुत कम समय में। तो ज़ाहिर-सी बात है कि मैं सोचूँगी अरे यार इतना कम टाइम लग रहा है, तो क्यों ना 50-60 तो पीस बना दिया जाए और इसको एक साथ ही हम लोग सप्लाई कर दें, ठीक? अगर वैसे ही अगर मान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स टेक्निक है, कोई ऐसी चीज़ हम लोग बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है? तो वैसे तो आजकल बहुत ईज़िली हो ही जा रहा है। अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्निक का यूज़ करके हम लोग उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे केस में अगर उस कमोडिटी की प्राइस झटाक से इंक्रीज़ अगर हो भी जाती है, तो उस केस में हम लोग प्रोडक्शन की जो सप्लाई है ना, सप्लाई को हम लोग ज़्यादा इंक्रीज़ ही नहीं कर पाएँगे। क्यों? क्योंकि अगर हम ये सोचते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स हम लोग बना लें, प्रोड्यूस कर लें, तो उस केस में हमारी क्या होगी, हमारी टेक्निक, हमारी प्रोसेस ही इतनी लंबी-लंबी है, इतने ज़्यादा स्टेप्स हैं उसको, उस कमोडिटी को का प्रोडक्शन करने में इतने लंबे-लंबे स्टेप्स हैं कि उस प्रोसेस को पूरा होने में ही कितना टाइम लग जाता है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इतना टाइम लग जाता है। ठीक है? और जब तक हमारी कमोडिटी बन के तैयार होगी तब तक फिर से हमारी प्राइस क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जहाँ पे कॉम्प्लेक्स टेक्निक का यूज़ किया जाता है ना प्रोडक्शन में, वहाँ पे जो सप्लाई होती है उस कमोडिटी की वो इनइलास्टिक होती है। मतलब कि चेंज नहीं की जा सकती, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो गुड्स हैं ना उसको तैयार होने में कम से कम 1 महीना लगता है। और इस महीने 1 महीने के दौरान, हाँ, अगर जैसे मान लीजिए कोई फर्म है उसने पहले से फ़ोरकास्ट करके रखी है कि हाँ, 7 महीने बाद हमारी इस कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज़ होने वाली है, चांसेस है कि मार्केट में इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाए। तो ऐसे केस में क्या होगा कि इन सारी चीज़ों का कॉम्प्लेक्स टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो लोग अपने गुड्स को बनाने में, तो वो लोग 7 महीने पहले से ही बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है? क्योंकि उनकी कमोडिटी अगर ड्यूरेबल नेचर की है तो वो लोग पहले से भी अगर बना के रख सकते हैं, है ना? तो यहाँ पे क्या होता है कि सिंपल टेक्निक अगर है कमोडिटी को प्रोड्यूस करने की, तो वहाँ पे हमारी सप्लाई इलास्टिक होती है, और टेक्निक अगर कॉम्प्लेक्स है तो वहाँ पे सप्लाई इनइलास्टिक होती है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि मैंने इसमें लिखा क्या है। बेसिकली मैं वही चीज़ आपको एक्सप्लेन करती हूँ जो मैंने इसमें लिखा है, ठीक है? और जो होता भी है। आप कहीं से भी पढ़िए, जो मैं आपको बता रही हूँ वही चीज़ हर जगह आपको मिलेगी। तो सिंपल टेक्निक में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ए प्रोडक्शन इज़ डन विद सिंपल टेक्निक। अगर सिंपल टेक्निक से हम लोग प्रोडक्शन अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे हर एक प्रोसेस को कंप्लीट होने में बहुत कम समय लगेगा, और समय कम लगेगा तो यहाँ पे सप्लाई क्या होगी, इलास्टिक होगी। ठीक है? कॉम्प्लेक्स टेक्निक में अगर देखें कि इफ प्रोडक्शन इज़ डन विद कॉम्प्लेक्स टेक्निक हमारी क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत टफ टेक्निक से हम लोग अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब भाई ज़्यादा टाइम लगेगा तो हम लोग ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे कर पाएंगे कम टाइम में, तो यहाँ पे क्या होगी, हमारी सप्लाई इनइलास्टिक हो जाएगी। ठीक है? आप लोग बस इस मेन पॉइंट को पकड़ लीजिए ना कि कहाँ पे हमारी सप्लाई इलास्टिक होगी और कहाँ पे इनइलास्टिक होगी ना, तो आप लोग को जो मैंने मीनिंग जो एक्सप्लेन किया है ना कि क्यों वहाँ पे इलास्टिक होगी और क्यों इनइलास्टिक होगी, आपको ये बहुत अच्छे तरीके से याद आ जाएगा। ओके, नाउ 5th पॉइंट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे नेचर ऑफ इनपुट्स की बात है। अब आप इनपुट और आउटपुट में कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, आउटपुट क्या होता है, जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट बनकर निकलता है ना वो हमारा आउटपुट होता है। इनपुट क्या होता है, जो चीज़ आप दे रहे हैं, जैसे आप रॉ मटेरियल लगा रहे हैं, ठीक है, बनाने में आप अपने लेबर को लगा रहे हो, तो ये सब क्या है, आपकी इनपुट है। इन सब चीज़ों का यूज़ करके, इन सब चीज़ों को क्लब करके एक जगह आप उनको यूज़ कर रहे हो। आप लेबर की मेहनत यूज़ कर रहे हो, आप रॉ मटेरियल्स का यूज़ कर रहे हो, आप अपनी फैक्ट्री का स्पेस का यूज़ कर रहे हो, आप अपनी मशीनरी का यूज़ कर रहे हो, आप नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो, प्रोडक्शन करने की मेथड का आप यूज़ कर रहे हो। ये सब चीज़ें क्या है, आपकी इनपुट है। इन सारी चीज़ों को आप क्लब करके एक जगह यूज़ कर रहे हो। क्यों? किसी एक कमोडिटी को मैन्युफैक्चर करने के लिए। जब वो कमोडिटी जब बन के तैयार हो जाती है ना, तो वो आपका आउटपुट होता है। इसका मतलब क्या कि आपने आउटपुट जनरेट कर लिया अपना। ठीक है? तो हमारी नेचर ऑफ इनपुट की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, अगर हमारी जनरल नेचर की इनपुट है,
तो यहाँ पे क्या होगा, जनरल नेचर का इनपुट का मतलब क्या है, जो बहुत हमें ईजिली अवेलेबल हो जाए। तो अगर आपको इनपुट बहुत आसानी से मिल जा रहा है तो आप जाहिर सी बात है कि अपने प्रोडक्शन को भी बहुत आसानी से इंक्रीज़ कर लोगे। और जाहिर सी बात है कि आप गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रोड्यूस कर ले रहे हो तो जाहिर सी बात है कि सप्लाई भी ज़्यादा से ज़्यादा आराम से कर लोगे मार्केट में। तो यहाँ पे आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी, इलास्टिक नेचर की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके इनपुट्स बहुत आसानी से मिल जा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। गाँव में हमारी कोई फैक्ट्री है, ठीक है? वहाँ पे हमने बहुत सारी मशीनें लगा के रखी है। वहाँ पे हम लोग प्रोडक्शन करने का काम करते हैं। सपोज़ मान लीजिए कि हमारी छोटी-मोटी फर्नीचर हम लोग बनाते हैं, या फिर मान लीजिए कि चेयर का हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास रॉ मटेरियल्स तो हैं, बट हमारे पास जगह भी है बनाने की। हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास लेबर नहीं है। अब हमने देखा है कि जिस गाँव में हम लोग अपनी फैक्ट्री सेटअप करके रखे हैं, वहाँ पे क्या चीज़ है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास काम भी नहीं है। तो वहाँ से हम लोग लोगों को उठाकर अपनी फैक्ट्री में काम दे सकते हैं, ठीक है? अब जैसे ही उनको हम लोग काम देंगे तो ज़ाहिर-सी बात है कि यहाँ हमें लेबर क्या हो गए, बहुत ईज़िली अवेलेबल हो गए, और लेबर हमारे क्या हुआ, इनपुट है, ठीक है? लेबर का यूज़ करके हम लोग कमोडिटी का प्रोडक्शन करते हैं, तो यहाँ पे हमें लेबर क्या हुआ है, बहुत ईज़िली अवेलेबल हो गए। तो ज़ाहिर-सी बात है कि सब लोग मिलकर प्रोडक्शन करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी को प्रोड्यूस कर लेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी प्रोड्यूस होगी तो सप्लाई भी तो इंक्रीज़ होगी, और सप्लाई इंक्रीज़ होगी तो हमारी सप्लाई कैसी होगी, इलास्टिक होगी इन नेचर, ठीक है? सेकंड यहाँ पर क्या है, स्पेशलाइज़ नेचर की। अगर मान लीजिए इनपुट हमारे कुछ स्पेशलाइज़ नेचर के हैं, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे मान लीजिए कि सॉफ्टवेयर जो हमारे लोग बनाते हैं वो स्पेशलाइज़्ड होते हैं अपने एक प्रोफ़ेशन में, अपने प्रोफ़ेशन में स्पेशलाइज़्ड होते हैं। अब हर कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन नहीं कर सकता, हर कोई गेम नहीं डिज़ाइन कर सकता है। वो चीज़, जो पर्सन उस चीज़ में स्पेशलाइज़ होगा ना, जो उसने प्रॉपर्ली उसकी नॉलेज ली होगी, उसको सीखा होगा टाइम देकर, वही वो कर सकता है। हर एक लेमैन हर काम नहीं कर सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर कोई इनपुट हमारी क्या है, स्पेशलाइज़्ड नेचर का है। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है, उसको कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर करना है, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर वो बंदा, कोई भी अगर कैंडिडेट आ रहा है, वो अच्छे कॉलेज से पढ़ा हो, उसने जो पढ़ा हो उसकी उसको नॉलेज भी हो, ठीक है? वो प्रैक्टिकली उसको अप्लाई कर पाए, तभी तो वो उसको लेंगे ना, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा कि ऐसे लोगों को फाइंड करने में किसी भी कंपनी को ज़ाहिर-सी बात है वक़्त लगेगा, टाइम लगेगा। भाई 100 लोग एक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, और उन 100 लोगों में से किसी 1 या 2 बंदे का सिलेक्शन होता है। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब इतना टाइम टेकन ये प्रोसेस अगर है, तो यहाँ पे चीज़ों का प्रोडक्शन भी तो बहुत धीरे-धीरे होगा ना। ज़ाहिर-सी बात है धीरे-धीरे होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि सप्लाई भी यहाँ पे कम हो जाएगी, सप्लाई भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे सप्लाई क्या हो जाएगी, इनइलास्टिक सप्लाई हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ समझा दी, एंड आई होप कि मैंने बहुत आसान लैंग्वेज में आपको ये चीज़ एक्सप्लेन की है। तो आइए हम लोग देखते हैं मैंने इसमें लिखा क्या है। तो यहाँ पे देखिए, जनरल नेचर में मैंने ये लिखा है कि इनपुट्स आर ईज़िली अवेलेबल। इनपुट्स अगर आसानी से आपको अवेलेबल हो जा रहे हैं तो आप प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हो। इसकी वजह से क्या होगा, अगर प्राइस अगर आपकी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है? और आपकी इनपुट्स बहुत आसानी से आपको मिल जा रहे हैं, तो प्राइस के इंक्रीज़ होते ही आप अपने कमोडिटी की सप्लाई मार्केट में बढ़ा दोगे, ठीक है? तो यहाँ पे आपकी सप्लाई इलास्टिक नेचर की हो जाएगी, जैसे कि मैंने लेबर वाला एग्जांपल दिया, ओके? सेकंड केस में मैंने आपको स्पेशलाइज़्ड नेचर की बारे में आपको बताया कि अगर स्पेशलाइज़्ड नेचर का अगर हमारा इनपुट है, तो ऐसे केस में क्या होगा, इनपुट्स आर नॉट ईज़िली अवेलेबल। इनपुट्स जो होंगे हमारी आसानी से अवेलेबल ही नहीं होंगे। अब जब आसानी से अवेलेबल नहीं होंगे तो हमारा प्रोडक्शन धीरे-धीरे कम हो जाएगा, या फिर बहुत स्लो रेट से इंक्रीज़ होगा, ठीक है? तो ऐसे में क्या होगी, जो हमारी कमोडिटी की जो सप्लाई होगी वो इलास्टिक हो जाएगी। अब प्राइस इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। भाई हमें वैसे लोग मिलेंगे जो हमारा सॉफ्टवेयर या फिर हमारा गेम वगैरह डिज़ाइन कर सकें, ठीक है? वैसे लोग अगर हमें मिलेंगे तभी तो हम कर पाएँगे ना, तभी तो हम लोग मार्केट में सप्लाई भी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ कर पाएँगे, तब तक तो हमारी सप्लाई इनइलास्टिक ही रहेगी, है कि नहीं? तो यहाँ पे मैंने 5th पॉइंट पे आपको नेचर ऑफ इनपुट बताया, एंड 6th एंड लास्ट 6th एज़ वेल एज़ हमारी लास्ट पॉइंट है, यहाँ पे मैं 3 पीरियड के बारे में आपको बताऊँगी। देखिए, मार्केट पीरियड के बारे में मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ कि बेसिकली ये होता क्या है, शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट रन एज़ वेल एज़ लॉन्ग रन के बारे में मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पे मार्केट पीरियड जो होती है वो बहुत वेरी शॉर्ट पीरियड को हम लोग मार्केट पीरियड में पढ़ते हैं। वेरी शॉर्ट पीरियड का मतलब क्या हुआ, जो हम लोग शॉर्ट रन पढ़ते हैं ना, शॉर्ट रन से भी कम टाइम हमारा शॉर्ट पीरियड में होता है, जहाँ पे हम लोग हफ्ते भर की बात कर लें, या फिर 2-4 दिन की बात कर लें, या फिर कुछ हफ्तों की बात कर लें, तो यहाँ पे इतना कम समय होता है, कुछ दिनों की या फिर कुछ हफ्तों की बात कर लें। शॉर्ट रन में तो हम लोग कम से कम एटलीस्ट 1 ईयर की बात करते हैं ना, कम से कम 1 साल की हम लोग बात करते हैं। तो ये हमारा मार्केट पीरियड क्या होता है, ये वेरी शॉर्ट पीरियड हम लोग इसमें पढ़ते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे मैं बेसिकली आपको क्या बताऊँगी, रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई के बारे में मैं आपको समझाऊँगी। मार्केट पीरियड रिफर्स टू अ वेरी शॉर्ट पीरियड इन विच द सप्लाई कैन नॉट बी चेंज इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन डिमांड। इन शॉर्ट पीरियड सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक। समझ में आया? यहाँ पे जाहिर सी बात है कि 2 दिन में, 4 दिन में और 1 हफ्ते में कोई अपनी प्रोडक्शन नहीं चेंज कर सकता। ये तो आप कॉमन सेंस लगा के भी आप समझ सकते हैं कि भाई कोई भी अगर इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में कोई फर्म है, वो अगर कोई चीज़ बेच रही है, सेल कर रही है, तो इतना आसान नहीं होता है कि 2 दिन में, 2 हफ्ते में कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करके सेल को बढ़ा दिया जाए, सप्लाई बढ़ा दिया जाए, ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं होता है। तो बेसिकली मैंने डिमांड या सप्लाई के बीच का अगर रिलेशन मैं बताऊँ, तो इस पीरियड में बहुत कम समय में 2 दिन में मान लीजिए किसी चीज़ की डिमांड बहुत इंक्रीज़ हो गई है, तो क्या फर्म 2 दिन में अपने
सारे फैक्टर्स को चेंज करके 2 दिन में अपनी सप्लाई को बढ़ा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि डिमांड इंक्रीज़ हो चाहे डिक्रीज़ हो, यहाँ पे हमारी सप्लाई क्या होती है, वो परफेक्टली इनइलास्टिक ही होती है। क्यों? क्योंकि वेरी शॉर्ट पीरियड में हम लोग क्या करते हैं, कुछ हफ्तों की बात करते हैं, कुछ दिन की बात करते हैं, 1 दिन 2 दिन की हम लोग बात करते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम लोग साल की बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसका कर्व अगर देखें तो परफेक्टली इनइलास्टिक में हमने जो कर्व पढ़ा था, वहाँ हमारा क्या था, वर्टिकली हमारी सप्लाई कब जा रही थी, वर्टिकल सप्लाई कब हमारा था, जहाँ पे हमारी क्वांटिटी सप्लाई में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, प्राइस बढ़े घटे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग इतने कम समय में अपने प्रोडक्शन को बढ़ा ही नहीं सकते किसी भी तरह से। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, मार्केट पीरियड के बाद शॉर्ट पीरियड। अब शॉर्ट पीरियड में आपको मैंने बताया था पहले भी कि यहाँ पे हम लोग बस अपने वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करके आप अपनी सप्लाई को इतना भी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये वेरिएबल फैक्टर्स हमारे कुछ ही तो होते हैं, रॉ मटेरियल्स और लेबर, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है, शॉर्ट पीरियड में मिनिमम हम लोग 1 साल की बात करते हैं, या फिर मान लीजिए 6 महीने की बात, 7 महीने की बात आप लोग कर लीजिए ये चीज़। 1 साल से कम की बात जो 1 साल के बीच का जो समय होता है ना, जो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, ये हमारे शॉर्ट पीरियड में आता है, ठीक है? तो यहाँ पर हम वेरिएबल फैक्टर्स को ही बस चेंज कर सकते हैं। देखिए 2 तरीके के फैक्टर्स होते हैं, एक वेरिएबल होता है, एक फिक्स्ड होता है। फिक्स फैक्टर हमारा साल दर साल वैसे ही फिक्स रहता है, चलता रहता है। वेरिएबल फैक्टर्स वो होते हैं जिनको हम लोग बार-बार चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो हमारे वेरिएबल फैक्टर्स में क्या आते हैं, रॉ मटेरियल आते हैं, लेबर आते हैं, और शॉर्ट पीरियड में बस हम इन्हीं 2 को चेंज कर सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पे जो हमारी सप्लाई होती है लेस इलास्टिक होती है। अब लेस इलास्टिक में मैंने आपको क्या बताया था लास्ट क्लास में, लेस इलास्टिक में मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे हमारी परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। मतलब कि यहाँ पे हमारी क्वांटिटी सप्लाई भी चेंज हो रही है और हमारी प्राइस भी चेंज हो रही है, बट हमारी प्राइस जो चेंज हो रही है वो थोड़ी ज़्यादा चेंज हो रही है एज़ कम्पेयर टू क्वांटिटी सप्लाई। प्राइस अगर हमारी मान लीजिए कि 10% से इंक्रीज़ हो रही है, तो क्वांटिटी सप्लाई हमारी 5% से ही इंक्रीज़ हो रही है। देखिए इंक्रीज़ दोनों हो रही है, बस क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज़ कम हो रही है और प्राइस हमारी इंक्रीज़ ज़्यादा हो रही है। तो ये हमारा क्या है, लेस इलास्टिक सप्लाई में हमने पढ़ा था, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, शॉर्ट पीरियड रिफर टू अ पीरियड इन विच आउटपुट और सप्लाई कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर्स। यहाँ पे हम लोग सप्लाई को बस अपने वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है? वेरिएबल फैक्टर्स में आप लोग ये अच्छे से मतलब क्लियर बता दीजिएगा कि हमारे वेरिएबल फैक्टर्स ये 2 होते हैं, रॉ मटेरियल एंड लेबर, ठीक है? तो यहाँ पे इनको चेंज करके हम लोग चेंज कर सकते हैं अपनी सप्लाई को। इसी वजह से यहाँ पे हमारी सप्लाई क्या होती है, लेस इलास्टिक होती है शॉर्ट पीरियड में। मतलब कि शॉर्ट पीरियड में हमारी जो सप्लाई क्या होती है, लेस इलास्टिक होती है। यहाँ पे वेरी शॉर्ट पीरियड नहीं होगा, वेरी शॉर्ट पीरियड हम लोग मार्केट पीरियड वाला हम लोग था, ठीक है ना? यहाँ पे वेरी शॉर्ट पीरियड में से ये वेरी को आप लोग कट कर दीजिए, मैं ही कर देती हूँ, रुकिए, इस वेरी को आप लोग हटा दीजिए। शॉर्ट पीरियड में हमारी क्या होती है, लेस इलास्टिक होती है, ओके? यहाँ पे अगर आप ग्राफ देखिए तो यहाँ पे ग्राफ क्या हो रहा है, हमारा कोई ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमारा ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्वांटिटी सप्लाई वाले एक्स एक्सिस से हमारा ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? तो हमारे शॉर्ट पीरियड में जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, ओके? क्योंकि यहाँ पे हम लोग सारे फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे हमारी सप्लाई लेस इलास्टिक होती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि देखिए लेस इलास्टिक सप्लाई को हम लोग लिखते कहते हैं कैसे हैं। तो यहाँ पे आप ये देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ लेस देन 1। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ लेस देन 1। और अपने एग्जाम में आप ग्राफ ऐसे ही बनाइएगा और इसके पीछे का रीज़न भी बता दीजिएगा कि यहाँ पे जो हमारे वेरिएबल फैक्टर्स है बस वही चेंज हो पाते हैं, इसी वजह से हमारी सप्लाई कर्व जो होती है वो एक्स एक्सिस से ही स्टार्ट होती है, ओके? अब हम लोग मूव करते हैं थर्ड पे। हमारे जो थर्ड हमारा क्या है, लॉन्ग पीरियड है। और लॉन्ग पीरियड में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हर फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। इसी वजह से अगर प्राइस अगर इंक्रीज़ हो रही है ना, जैसे हमने देखा कि हमारी क्वांटिटी की प्राइस इंक्रीज़ होने वाली है, ठीक है? तो हम लोग अपने सारे फैक्टर्स को चेंज कर देंगे, नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर लेंगे, नए मेथड यूज़ कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल यूज़ कर लेंगे, नए रॉ मटेरियल आए उनको भी यूज़ कर लेंगे, लेबर को हम लोग लगा लेंगे और भी ज़्यादा हम लोग लेबर को हायर कर लेंगे। कैपिटल इंटेंसिव अपनी फैक्ट्री को हम लोग बना सकते हैं, अपनी फर्म को हम लोग बना सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे सबको चेंज कर सकते हैं, सबको चेंज कर सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पे हमारी सप्लाई हाईली इलास्टिक हो जाती है। यहाँ पे हमारी सप्लाई क्या हो जाती है, हाईली इलास्टिक हमारी सप्लाई हो जाती है। क्योंकि सब कुछ चेंज कर लेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो ही जाएगा। प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा तो सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगा, इसीलिए सप्लाई हमारी क्या होती है, हाईली इलास्टिक होती है। अब देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, लॉन्ग पीरियड रिफर टू अ पीरियड इन विच आउटपुट और सप्लाई कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को सारे फैक्टर्स में हम लोग चेंज करके अपने सप्लाई को, अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है? इसी वजह से यहाँ पे सप्लाई हमारी क्या होती है, हाईली इलास्टिक होती है इन लॉन्ग रन में, लॉन्ग पीरियड में। बिकॉज इन रिस्पॉन्स टू प्राइस सप्लाई विल चेंज, क्योंकि यहाँ पे प्राइस के रिस्पॉन्स में हमारी सप्लाई क्या होती है, अगर प्राइस अगर हमारी चेंज हो रही है, ठीक है, प्राइस अगर इंक्रीज़ हो रही है तो सप्लाई को हम लोग तुरंत इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, यहाँ पे क्या लिखा है, बिकॉज इन रिस्पॉन्स टू प्राइस सप्लाई विल चेंज। प्राइस अगर चेंज हो रही है तो प्राइस जैसे ही चेंज हो रही है ना, वैसे ही हमारी सप्लाई पर उसका असर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग किसी भी फैक्टर्स को इन्वॉल्व करके, किसी भी फैक्टर को हायर करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक? और इसका आप अगर ग्राफ देखिए तो इसका ग्राफ यहाँ पे
वाई एक्सिस से हमारा इसका ग्राफ स्टार्ट होता है। ओके, तो ये जो भी ग्राफ मैंने यहाँ पे बताया, अच्छा वाई एक्सिस से क्यों स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी जो सप्लाई होती है ना वो हाईली इलास्टिक होती है। यहाँ पे सप्लाई क्या होती है, हाईली इलास्टिक आप कहें या मोर इलास्टिक कहें, वही चीज़ है जो मैंने आपको क्या पढ़ाया था। आप हाईली इलास्टिक को लिखते कैसे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ ग्रेटर देन 1, लेस इलास्टिक सप्लाई का ये ऑपोजिट होता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी जो कर्व होती है वो वाई एक्सिस से स्टार्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी सप्लाई होती है वो मोर इलास्टिक सप्लाई होती है। अब रीज़न भी मैंने आपको बता दिया है इसका कि मोर इलास्टिक क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे किसी तरीके का लिमिटेशन नहीं है, मतलब यहाँ लिमिट नहीं लगी है कि नहीं आप ये कर सकते हैं वो नहीं कर सकते। देखिए आप खुद भी कॉमन सेंस से ये चीज़ सोचिए कि अगर आपकी किसी चीज़ पे अगर मैं लिमिटेशन लगा दूँ, आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ नहीं जा सकते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि आपको आगे बढ़ने में दिक्कत होगी, है ना। जैसे मैंने कहा कि आप उस कोचिंग में नहीं पढ़ सकते हैं, वहाँ पे नहीं पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ना है तो आप होम ट्यूटर के साथ पढ़ो। मैं घर पे ट्यूशन टीचर को बुलाऊंगी, उससे पढ़ो। तो ज़ाहिर सी बात है कि बच्चा बाहर निकलता है ना तो ज़्यादा एक्सप्लोर करता है, ज़्यादा सीखता है, चार दीवार में बैठ के जो सीखता है ना उससे ज़्यादा वो एक्सप्लोर करके चीज़ें सीख लेता है। तो वहाँ पर मैंने लिमिटेशन लगाई, इसीलिए तो आप कम सीख पाए ना, कम जान पाए, कम एक्सप्लोर कर पाए ना। बस आप इस चीज़ से समझिए कि जहाँ पे आपको ज़्यादा छूट मिल जाती है ना वहाँ पे आप ज़्यादा गुल भी खिला लेते हैं। ठीक, जहाँ पे कम छूट मिलती है ना वहाँ रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, वहाँ पे चीज़ें लिमिट हो जाती है। इसीलिए वही चीज़ लिमिटेड चीज़ हमारी किस में है, हमारी लेस इलास्टिक वाले में, मतलब हमारे शॉर्ट रन वाले में। और यहाँ पे लॉन्ग पीरियड में हमारी क्या है, हर चीज़ की छूट है, कुछ भी जो मना आप चेंज कर लो, जो मना आप उसको हायर कर लो। तो यहाँ पर क्या है, हमारी सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा है। सो आज की क्लास में मैंने आपको क्या कंप्लीट कराया, आज की क्लास में मैंने आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मैंने कंप्लीट करा दिया है। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। देखिए पूरी पीपीटी मैं खुद बनाती हूँ, मेरे कंटेंट्स रहते हैं इसमें, इसको सबको बना रहे में एक्सप्लेन करने में मेरा खुद की मेहनत लगती है। ये कोई एआई जनरेटेड ना ही ये पीपीटी है और ना ही इसके कंटेंट है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।